इंडियन बैंकिंग सिस्टम एमए फाइनल के पेपर 9 का आज का हमारा टॉपिक है इंडियन बैंकिंग सिस्टम ऑन द ईव ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन। दिस इज श्रीमती कविता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा इंडियन बैंकिंग सिस्टम। सो एज यू ऑल नो दैट बैंकिंग आर द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमिक सिस्टम। बैंक्स जो होते हैं हमारे किसी भी अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होते हैं। बैंक जो होते हैं हमारी अर्थव्यवस्था में विश्वास कायम रखते हैं और हमारे जो समाज है, जो हमारा राष्ट्र है, उसके विकास में योगदान करते हैं। बचतों का संरक्षक होता है बैंक, तथा उन बचतों को देश के हित के लिए, देश के विकास के लिए किस प्रकार से उपयोग में लाना है या निवेश करना है, वो बैंक का कार्य होता है। जैसे कि अपन सभी जानते हैं कि दो प्रकार के हम बैंक देखते हैं। एक होते हैं कमर्शियल बैंक्स, जो सभी बैंकिंग प्रणाली का कार्य करते हैं, जैसे सेविंग्स, डिपॉजिट्स, विड्रॉ, लोन्स, क्लियरिंग हाउस और क्रेडिट क्रिएशन जैसा कि आप सभी जानते हैं बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है क्रेडिट क्रिएट करना, यानी कि ऋण देना, लोन देना, जिससे कि अर्थव्यवस्था में विकास हो सके। ऋण से क्या होता है, ऋण जो बैंक जो होता है, ऋण वो अलग अलग सेक्टर्स को अलग अलग दरों पे उपलब्ध कराता है, जिससे कि उस क्षेत्र का विकास अच्छे से हो सके। और इसी प्रकार से जो व्यक्तिगत ऋण होते हैं वो भी प्रोवाइड कराता है, जिससे कि मनुष्यों की आवश्यकता की पूर्ति हो सके और वे अपनी आवश्यकता अनुसार पैसे को खर्च कर सकें। और आप सभी जानते हैं, हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि जो हमारे देश का केंद्रीय बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे देश की बैंक की जो प्रणाली है उसको रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है। और जब मंदी का दौर आता है तो वह ब्याज दरों को किस प्रकार से कम करता है, और जब विकास का दौर आता है या अपस्विंग आती है तो किस प्रकार से ब्याज की दरों को नियंत्रित करता है, फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में हमारा जो आज का विषय है वो है नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण जो शब्द है वो अपने आप में एक बहुत व्यापक शब्द है। इस शब्द को हमें दो प्रकार से समझा जा सकता है, या तो इसका सकारात्मक पहलू भी है और एक नकारात्मक पहलू भी है। जिस तरीके से राष्ट्रीयकरण किया गया, एक राजनीतिक दबाव था, या एक राजनीतिक जो परिस्थिति थी, उसको हम इसका एक नकारात्मक पहलू मानते हैं। लेकिन जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं या जब अपने भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीयकरण हुआ जो बैंकों का, वो एक सकारात्मक कोशिश की गई थी और वो एक नींव थी जो आज हम वर्तमान में हमारे भारत में जिस प्रकार से जो बैंकिंग प्रणाली है किस प्रकार से विकसित है, फलीभूत हुई है, कितना अच्छा कार्य कर रही है, उसकी नींव 1969 में जब बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ फर्स्ट टाइम। हालांकि इससे भी पहले बहुत पहले आज़ादी से पूर्व भी बैंक ऑफ मद्रास का राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन हम जो बात करते हैं राष्ट्रीयकरण की, वो उस समय की जो प्रधानमंत्री महोदया थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने ये कदम उठाया था और सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। मतलब नेशनलाइजेशन किया गया था। उनके जितनी भी
जो संपत्ति थी उसको सरकार द्वारा एक्वायर किया गया था। उसका एक्विजिशन, उसकी जो पावर थी, उसका जो डिसीजन मेकिंग था, वो सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। और इसकी जो वजह थी वो ये थी क्योंकि जो वो दौर था आज़ादी के बाद का और हमारा देश किस प्रकार से इंडिपेंडेंट होना चाह रहा था, किस प्रकार से जो उसकी निर्भरता थी दूसरे देशों पे अपनी आवश्यकताओं के लिए, उसका जो चक्र था उसको किस प्रकार तोड़कर वो किस प्रकार से आगे बढ़ सके। तो नित नई जो चीज़ें हो रही थी उसमें कि राष्ट्रीयकरण भी एक बहुत नई चीज़ थी। ये इसलिए किया गया क्योंकि जो हमारी ग्रामीण जनसंख्या थी और साथ ही जो हमारी शहरी जनसंख्या थी, लेकिन वो गरीब थी, जिनके पास कोई साधन नहीं था, सरकारी मदद उन तक कैसे पहुँचे। तो सरकारी मदद पहुँचाने का एक तरीका था कि उन्हें सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि वो अपने रोजगार धंधे शुरू कर सकें, विभिन्न उद्योगों में पैसा लगा सकें या अपने किसी भी आवश्यकता को पूर्ति कर सकें और अपना जीवन स्तर में सुधार कर सकें। उस समय जो बैंक्स थे वो किन्हीं बड़े बिजनेस हाउसेस या बड़े बड़े लोगों के ही हाथों में थे। एक तरह से निजी स्वामित्व था उनका, कोई राष्ट्रीय कोई देश का, जैसे आज हम देखते हैं कि हमारे SBI बैंक है, देश का बैंक जिसे हम कहते हैं, और हम इसके ऊपर कितना ट्रस्ट है। आप देखिए, आप जब भी बात करोगे तो आप अपने पेरेंट्स से जब भी बात करेंगे तो कहेंगे अरे आपको लोन लेना है तो पहले एक बार गवर्नमेंट बैंक के पास जाओ, फिर प्राइवेट बैंक के पास जाना, क्योंकि प्राइवेट बैंक की हम कार्य प्रणाली भी हम जानते हैं और किस प्रकार से एक जो हमारा ट्रस्ट है, हमारा विश्वास हमारी सरकार में होता है। इसीलिए जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो एक तरीके से जो जनता थी, जो जनसंख्या थी, उसका विश्वास हमारे बैंकिंग प्रणाली में जगा और धीरे धीरे पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और उसी कड़ी में धीरे धीरे अन्य बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण विभिन्न चरणों में 3 चरणों में किया गया। और इस प्रकार से देश में डेवलपमेंट हो सका। हालांकि आज हम वर्तमान में देखते हैं कि हमारे कई सारे बैंक जो हैं वो प्राइवेट बैंक्स भी हैं और पब्लिक सेक्टर में भी बैंक्स कार्य कर रहे हैं। और लेकिन जो आज जो स्वतंत्रता और आज जो माहौल है वो उस समय के माहौल से बहुत अलग है। आज हम 21वीं सदी में हैं, आज हम ग्लोबलाइजेशन के युग में हैं, तो हम सिर्फ एक पब्लिक सेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। हमें ग्लोबली प्रोग्रेस करने के लिए हमारा जो उत्पादन है जो या फिर हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको प्राइवेट हाथों में भी देना पड़ेगा। तो इस तरीके से 1969 में सबसे पहले प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, नेशनलाइज किया। तो ये जो थी एक अगर हम आज वर्तमान में देखते हैं तो एक सकारात्मक पहलू है अर्थव्यवस्था के लिए हमारे, ये जो कदम उठाया गया है। आज जो एक हमारी विकासशील भारतीय अर्थव्यवस्था है, जो है विकासशील अर्थव्यवस्था बन गई है। एक आर्थिक प्रगति के दौर में हम से निकल रहे हैं, आर्थिक प्रगति हो रही है, विकास हो रहा है। हमारे बैंकों के द्वारा विभिन्न जो क्षेत्र हैं जो कभी बहुत पिछड़े माने जाते थे, लाइक एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, जहाँ कभी कोई निवेश नहीं होता था, नई कोई क्रांति नहीं आती थी, और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, धीरे धीरे कृषि और जो ग्रामीण जो संबंधित क्षेत्र थे वहाँ सस्ती दरों पे लोन दिया गया, ऋण उपलब्ध कराए गए, जिससे कि उन्होंने नई जो यंत्र थे वो उपलब्ध कराए गए, नई विधियाँ उपलब्ध कराई गई, जिससे हमारा उत्पादन बढ़ा, लोगों को रोजगार उपलब्ध हुए और जिससे क्या हुआ कि हमारा जो आर्थिक विकास था वो और बढ़ गया। हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग। There are 3 phenomena in which banking in India can be divided. The first one is the pre-independence, that is before 1947, as you all know. The second phase is
आफ्टर इंडिपेंडेंस या पोस्ट इंडिपेंडेंस फ्रॉम 1947 to 1991, and as you all know, from 1991 we the period of LPG, liberalization, privatization and globalization to now. सो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1947 के जो पहले का जो समय है, क्योंकि हमारा देश आज़ाद नहीं था, ब्रिटिश सरकार के अंदर था, तो बैंकों जैसी संस्थाओं का विकास होना अपने आप में एक सपना था। और अगर कुछ बैंक थे भी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ब्रिटिश सरकार को ही फ़ायदा पहुंचाने के लिए थे, है ना। और उसके बाद जो दौर था 1947 से 1991 का दौर था, अधिकतर वो जो टाइम था वो हमारी अर्थव्यवस्था संघर्ष का दौर था। वो आज़ादी में जो हमारा जो देश जर्जर हो चुका था उसको किस प्रकार से दोबारा खड़ा किया जाए, अपने पैरों पे पुनः उसे एक तरह से वो पुनरुत्थान का युग था। और हम उस युग से निकले और 1991 में हमने जो हमारी जो इकोनॉमिक सिस्टम था उसको लिबरलाइज्ड किया। हमने हमारा जो सिस्टम था उसे पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेटाइजेशन भी किया, और साथ ही हम विश्व के साथ कॉम्पीट करने के लिए तैयार हुए। हमने हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ाए, हमने हमारी नीतियों को बहुत आसान कर दिया, जिससे कि भारत विदेशी निवेश हो सके, विदेशी पूंजी हमें मिल सके और हम एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी बने। The nationalization of banks. The nationalization of banks, the first bank in India to be nationalized was the Reserve Bank of India, which happened in January 1949. Further, 14 other banks were nationalized in July 1969. Bank of India, PNB and many others were part of this nationalization, while the next phase of nationalization saw 6 other commercial banks were nationalized in 1980. These include Vijaya Bank, a new Bank of India, corporation banks and others. The needs for nationalization of banks arose due to many reasons, जैसे कि अभी अपन ने डिस्कस किया। These were catering to the needs of big business houses and large industries. Further sectors such as exports, agriculture and the small scale industries were lagging behind. The money lenders used to export the poor masses in India. These all were taken into consideration during the nationalization of banks. So जैसे कि अभी अपन ने डिस्कस किया कि क्यों राष्ट्रीयकरण किया गया हमारे बैंकों का, क्योंकि उस समय जो बैंकों का स्वामित्व था वो किन्हीं बड़े बिग हाउसेस के हाथ में था, बिजनेसमैन्स के हाथ में था, निजी स्वामित्व में था, और वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए और अपने हितों की पूर्ति के हेतु ही बैंकों को यूज़ में ले रहे थे। वो किसी प्रकार से भी हमारी जो गरीब जनसंख्या थी, हमारी जो ग्रामीण जनसंख्या थी, उनके लिए कारगर सिद्ध नहीं हो रहे थे। इसीलिए ये मोनोपोली तोड़ने के लिए ही, उनकी जो मोनोपोली थी, जो टेंडेंसी पैदा हो गई थी, उसको तोड़ने के लिए ही देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। मैं आपसे एक बार शॉर्ट में आपको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इसके मेन उद्देश्य थे। पहला था, सबसे जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो था सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण। समाज के कल्याण के लिए ही राष्ट्रीयकरण किया गया। एक बहुत बड़ा फैसला था, एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया जिससे कि समाज का कल्याण हो सके, हमारे जो गरीब जनसंख्या है, गरीब तबके लोग हैं, वहाँ तक ऋण आसानी से पहुँच सके। कंट्रोलिंग प्राइवेट मोनोपोलीज, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, जो एकाधिकार की जो टेंडेंसी डेवलप हो गई थी कि जो रिच जो थे वो बहुत रिचर होते जा रहे थे और जो गरीब जो थे वो और पुअर बिकम्स मोर पुअरर एंड रिच बिकम्स मोर रिचर। जो ये टेंडेंसी जो डेवलप हो गई थी उसे ही तोड़ने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग सही है, इससे हमारी बैंकिंग प्रणाली को एक बहुत अच्छा बूस्टअप मिला और हमारा जो बैंक का जो सिस्टम था वो और अच्छे से डेवलप हो सका और उसका बहुत अच्छा एक्सपेंशन हो सका। जहाँ बैंक नहीं थे, अब
आज आप वर्तमान में देखिए कि छोटे छोटे शहरों में से भी ज़्यादा छोटे छोटे गांवों में भी आपको सभी सरकारी बैंकों की ब्रांचें मिल जाएंगी, है ना। तो ये किस कारण हुआ? ये हमारे जब बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, इसी कारण। नहीं तो जो पहले जो बैंक्स थे वो सिर्फ जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ थी वहीं थे। आज आप देखिए, भले वो SBI हो, PNB हो, कोई कोऑपरेटिव बैंक हो, यहाँ तक कि आप ये देखिए कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनकी शाखाएं भी हमें हमारे छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहरों में भी मिल जाएगी और वो वहाँ बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज़ रिड्यूसिंग रीजनल इम्बैलेंस। जैसे अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि एक तरीके से जो क्षेत्रीयवार जो इम्बैलेंस डेवलप, असंतुलन की जो स्थिति थी कि जो बैंक्स थे वो सिर्फ कॉन्सेंट्रेट थे कुछ ही मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के, अब उनका फैलाव पूरे देश में हो चुका है। डेवलपिंग बैंकिंग हैबिट्स, इसका एक सबसे जो एक सकारात्मक जो आप देखें इम्पैक्ट जो पड़ा वो ये पड़ा कि आज से अगर हम 30-40 साल पहले की बात करें तो लोग बाग बैंकों में जाने से डरते थे, लेकिन आज के अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो आज हमारा युवा या हमारे बच्चे, आज की पीढ़ी, हम बैंकों पर ट्रस्ट करते हैं। हम हमारी जेब में आज पैसा भी नहीं रखना चाहते, आज हमारे पास कार्ड्स हैं, है ना। आज हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, आज हम ATM के द्वारा पैसा ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड्स के द्वारा पैसा ले रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक रेवोल्यूशन है। और ये कैसे पॉसिबल हो पाया है? ये हो पाया है जबकि हमारे बैंक्स का सरकार ने निजी स्वामित्व में से निकाल कर उसका राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे कि जो आम जनता है वो बैंकिंग हैबिट्स उनमें डेवलप हो सके। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, और किसी प्राइवेट ओनर्स की सिर्फ स्वार्थों के लिए बैंक प्रणाली का मिसयूज़ ना हो सके, बल्कि उसके स्थान पे जिन क्षेत्रों में बहुत आवश्यकता है विकास की, ग्रोथ की, उन्हीं क्षेत्रों में ऋण दिया जाए। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था कि जिससे हमारे देश के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीयकरण किया गया बैंकों का, उसका एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और बहुत ही एक कहना चाहिए पॉजिटिव